नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई लेंस। नमस्कार। फैक्ट एआई लेंस में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, कागजों के ढेर, धीमी प्रक्रियाएं और सालों तक चलने वाला इंतजार। ये उत्तर प्रदेश की सिविल अदालतों की पुरानी कहानी हुआ करती थी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक सिस्टम अपग्रेड ने इस पूरी कहानी को बदलना शुरू कर दिया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 2017 के उन क्रांतिकारी संशोधनों की जिन्होंने अदालती कार्रवाई को सीधे डिजिटल युग में पहुंचा दिया है। इससे पहले कि हम नियमों की गहराई में उतरें, एक पल के लिए सोचिए, क्या एक व्हाट्सएप मैसेज को अदालत में सबूत की तरह पेश किया जा सकता है? या फिर किसी को ईमेल पर भेजा गया समन, क्या वो कानूनी तौर पर मान्य है? ये वो सवाल हैं जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, और मजे की बात यह है कि इनके जवाब इन्हीं नियमों में छिपे हैं। और ये जवाब हमें मिलते हैं इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, उत्तर प्रदेश सरकार का वो सरकारी गजट जो 14 अगस्त 2018 को प्रकाशित हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो ये संशोधन किए वो कोई मामूली बदलाव नहीं थे, बल्कि ये न्याय प्रणाली को भविष्य के लिए तैयार करने का एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम था। तो आज का हमारा ये सफर हमें इन बदलावों के बिल्कुल दिल में ले जाएगा। हम सबसे पहले इस नई रूल बुक के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर उन शब्दों को डिकोड करेंगे जो अब कानून की नई भाषा बन गए हैं। हम देखेंगे कि कैसे अदालतें कागज से पिक्सल की दुनिया में जा रही हैं, और इस नई दुनिया में लोगों की भूमिका क्या होगी। और आखिर में हम सबसे बड़े सवाल का जवाब देंगे कि ये सब क्यों मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले नींव से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी सिस्टम को अपग्रेड करने से पहले हमें उसके आर्किटेक्चर को समझना होता है। ये संशोधन असल में लिखे कैसे गए हैं, ये जानना ही हमें उन बदलावों की गहराई को समझने में मदद करेगा। अब इस स्लाइड में जो बात सच में दिलचस्प है वो है इसका ढांचा। पूरे डॉक्यूमेंट को 2 कॉलम में बांटा गया है। कॉलम 1 में है मौजूदा नियम और कॉलम 2 में है इसके स्थान पर प्रतिस्थापित नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि कॉलम 1 की हर चीज को कॉलम 2 की चीज से पूरी तरह बदल दिया गया है। कोर्ट के कर्मचारियों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉलम 1 अब इतिहास बन चुका है और भविष्य जो है वो कॉलम 2 में लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी सिस्टम को समझने के लिए उसके मूल पुर्जों को, उसके कोर कंपोनेंट्स को समझना जरूरी है। ये नई परिभाषाएं ही इस नए अदालती ऑपरेटिंग सिस्टम की नींव है। ये शब्द ही तय करते हैं कि कौन क्या है और किस चीज का क्या मतलब है, ताकि पूरे सिस्टम में कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ देखिए, सिविल जज की परिभाषा को अपडेट किया गया है। नए नियम में इसे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के हिसाब से बनाया गया है, जो भारत में सिविल मामलों के लिए एक तरह की मेन गाइड बुक है। अदालत के कर्मचारियों के लिए इसका मतलब ये है कि अब जब भी सिविल जज शब्द का इस्तेमाल होगा तो उसका वही मतलब होगा जो इस नेशनल गाइड बुक में है, जिससे किसी भी तरह का कंफ्यूजन न हो और पूरे देश में एक रूपता बनी रहे। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव है। पहले कलेक्टर शब्द का इस्तेमाल डिप्टी कमिश्नर के साथ भी होता था। अब इसे साफ तौर पर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ जोड़ा गया है। ये सिर्फ शब्दों का बदलाव नहीं है, ये पक्का करता है कि अदालती दस्तावेजों में जब भी कलेक्टर का जिक्र हो तो ये सीधे जिला मैजिस्ट्रेट को ही रेफर करे, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन में क्लैरिटी आए और कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक्शन शब्द का दायरा क्या है। इसे ऐसे समझिए, एक्शन अदालत के अपने मैदान पर खेला जाने वाला ऑफिशियल मैच है, लेकिन मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन एक अलग मैदान पर एक अलग रेफरी के साथ खेला जाने वाला प्राइवेट मैच है। ये अंतर अदालत के कर्मचारियों के लिए जानना बेहद जरूरी है, ताकि वो ये समझ सके कि कौन से मामले उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और कौन से नहीं। और अब हम आते हैं इस संशोधन के सबसे क्रांतिकारी, सबसे गेम चेंजिंग हिस्से पर। ये वो हिस्सा है जो अदालती काम को सही मायनों में कागज से निकालकर पिक्सल की दुनिया में ले जाता है। ये परिभाषा, ये पूरी डिजिटल क्रांति की नींव है। अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक संचार को डिफाइन करके इन नियमों ने ईमेल जैसे डिजिटल तरीकों से भेजे गए संदेशों को कानूनी मान्यता दे दी है। यही वो नियम है जो आगे आने वाले सभी डिजिटल बदलावों को कानूनी रूप से वैध और शक्तिशाली बनाता है। नियम सिर्फ ईमेल नहीं कहते, वो इसे बहुत ही सटीक रूप से परिभाषित करते हैं। एक स्टोर एंड फॉरवर्ड तरीका।
ये टेक्निकल परिभाषा ये पक्का करती है कि कानूनी तौर पर सिर्फ भेजा गया मैसेज ही नहीं, बल्कि उसके रिकॉर्ड होने और स्टोर होने की प्रक्रिया भी मान्य है, जो सबूत के लिए बहुत जरूरी है। इन परिभाषाओं को जानने के बाद असली सवाल ये उठता है कि अदालत के कर्मचारियों, वकीलों और आम आदमी के रोजमर्रा के काम पर इसका क्या असर पड़ता है। क्या अब हम केस को ईमेल से फाइल कर सकते हैं? और ये देखिए, ये शानदार ढंग से दिखाता है कि इसका असर कितना बड़ा है। तामील के लिए पता में अब आधिकारिक तौर पर एक ईमेल एड्रेस भी शामिल है। इसका मतलब है कि अब कानूनी नोटिस और समन सिर्फ घर के पते पर ही नहीं, बल्कि ईमेल पर भी भेजे जा सकते हैं, और ये पूरी तरह से वैध होगा। ये प्रक्रिया को अविश्वसनीय रूप से तेज और कुशल बना देता है, जिससे महीनों का काम अब दिनों में हो सकता है। सोचकर देखिए, अदालत की फाइल की पूरी अवधारणा ही बदल गई है। अब ये सिर्फ कागजों का एक मोटा बंडल नहीं है। अगर कोई दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाता है और अदालत के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में दर्ज हो जाता है, तो उसे भी फाइल किया हुआ माना जाएगा। अब फाइलों के लिए अलमारियों की नहीं, बल्कि सर्वर स्पेस की जरूरत होगी। ये ई फाइलिंग के लिए दरवाजा खोलता है। ये वाकई कमाल का है। देखिए, दस्तावेज की परिभाषा अब कितनी व्यापक हो गई है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, गाने का एक ऑडियो ट्रैक या फिर कोई वीडियो फिल्म, ये सभी अब कानूनी तौर पर दस्तावेज हैं। इसका मतलब है कि व्हाट्सएप वीडियो से लेकर सीसीटीवी फुटेज तक अदालतें अब हर तरह के डिजिटल सबूत को आसानी से स्वीकार कर सकती हैं और उन्हें रिकॉर्ड का हिस्सा बना सकती हैं। टेक्नोलॉजी और परिभाषाओं के बाद अब ध्यान उन लोगों पर देते हैं जो इस सिस्टम का हिस्सा हैं, क्योंकि कोई भी सिस्टम लोगों के बिना अधूरा है। ये नियम साफ तौर पर परिभाषित करते हैं कि कानूनी प्रक्रिया में अलग-अलग लोगों की भूमिका और स्थिति क्या है। ये परिभाषा समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। नियम ये साफ करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक या मानसिक स्थिति के कारण अपना पक्ष रखने में असमर्थ है, तो उसे विशेष सुरक्षा और प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये न्याय प्रणाली के मानवीय और संवेदनशील पहलू को दिखाता है। ये परिभाषा उन लोगों की भूमिका को कानूनी मान्यता देती है जिन्हें किसी और की ओर से काम करने का अधिकार है, जैसे किसी नाबालिग का अभिभावक या किसी संपत्ति का ट्रस्टी। यह नियम पक्का करता है कि ऐसे प्रतिनिधियों के पास कानूनी कार्यवाही में उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने का वैध अधिकार हो, जिससे प्रक्रिया व्यवस्थित रहे। ये एक बिल्कुल नई भूमिका है जो सीधे डिजिटल युग से जुड़ी है। पंजीकृत उपयोगकर्ता मूल रूप से कोई भी वकील या नागरिक है जो ई-कोर्ट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए एक यूजर अकाउंट या डिजिटल आईडी बनाता है। ये आधुनिक ई-कोर्ट प्रणाली से जुड़ने के लिए एक अनिवार्य कदम है, जैसे ई-फाइलिंग करना या केस की स्थिति ऑनलाइन देखना। तो हमने नियमों, परिभाषाओं और लोगों की भूमिकाओं को समझ लिया है। अब इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि इस पूरे सिस्टम अपग्रेड का वास्तविक दुनिया में आम आदमी और अदालत के कर्मचारियों पर आखिर क्या असर पड़ता है। तो मुख्य बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अब कानूनी है। दस्तावेज का मतलब अब सिर्फ कागज नहीं, बल्कि डेटा भी है। इन नियमों ने एक तेज, पारदर्शी और कुशल ई-कोर्ट सिस्टम की नींव रखती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर अदालत कर्मचारी के लिए ये जरूरी है कि वो इन नए डिजिटल उपकरणों को चलाना सीखें, क्योंकि यही न्याय प्रणाली का भविष्य है। अंत में ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ नियम पुस्तिका में लिखे गए कुछ शब्द नहीं हैं। ये वो नए उपकरण हैं जो न्याय प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति के हाथों में दिए गए हैं। इन उपकरणों का सही और असरदार तरीके से उपयोग करना ही एक आधुनिक, पारदर्शी और कुशल न्यायिक प्रणाली बनाने की कुंजी है। सवाल ये है कि क्या हम इन उपकरणों का पूरा लाभ उठाने के लिए तैयार हैं? अगर ये विश्लेषण मददगार था और आप ऐसे ही जटिल विषयों को सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो इस प्रस्तुति को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और फैक्ट एआई लेंस को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूटे नहीं। देखने के लिए धन्यवाद।